उसके बाद ये अगला चैप्टर है नगदी फसलें। अगला चैप्टर का नाम क्या है? नगदी फसलें, जिसमें कौन सी फसल दिया गया है? तो कपास के बारे में दिया गया है। प्रश्न कर रहा है कि भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है, तो सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य महाराष्ट्र हो जाएगा। प्रश्न काल में महाराष्ट्र कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था। वर्ष 2023-24 से 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार भारत के अग्रणी 3 कपास उत्पादक राज्य इस प्रकार है। यानी कि अगर 2023-24 की डाटा के हिसाब से देखा जाए, इसलिए मैं व्याख्या के साथ घटना चक्र को कराता हूं। अगर आंसर के हिसाब से कराऊंगा तो जितने सारे करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है वह सारे क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है व्याख्या के साथ। लेकिन मेरा उद्देश्य यही रहता है कि जो यह आंकड़ा दिया गया है आंकड़ा को पकड़ा जाए। तो 2023-24 के आंकड़ा के अनुसार भारत में अग्रणी 3 कपास उत्पादक राज्य कौन कौन से इस प्रकार दिए गए हैं। पहला स्थान है गुजरात का, दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का, तीसरा स्थान किसका है? तो तेलंगाना का। गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना ये शीर्ष स्थान है। यूपीएजी यानी कि उपज पोर्टल पर उपलब्ध है वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार भारत के शीर्ष 5 कपास उत्पादक राज्य इस प्रकार है। अगर पूछ रहे कि यानी कि उपज पोर्टल के हिसाब से, तो उपज पोर्टल के हिसाब से सबसे अधिक कपास उत्पादक राज्य कौन से हो जाएंगे? तो उत्तर प्रदेश के बाद गुजरात के बाद तेलंगाना के बाद कर्नाटक तथा राजस्थान है। लेकिन अगर जो आंकड़ा देखा जाए 2023-24 के, तो उसमें आपका स्थान किसका है? तो गुजरात का है। उसके बाद है नेक्स्ट है कि भारत में किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? तो सबसे अधिक इन चारों ऑप्शनों के हिसाब से देखा जाए तो सबसे अधिक कपास का उत्पादन आंध्र प्रदेश में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? आंध्र प्रदेश में किया जाता है। प्रश्न काल में विकल्प डी सही उत्तर था, यानी कि जब प्रश्न पूछा गया था तो उस समय विकल्प डी सही उत्तर था। एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2024 के अनुसार वर्ष 2023-24 में गुजरात 574 किलोग्राम में प्रति हेक्टेयर में कपास की सर्वाधिक उत्पादकता पाई जाती है। यानी कि 2023-24 के अनुसार सबसे अधिक कपास का उत्पादन किस राज्य में किया गया है? तो गुजरात के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि अगला चैप्टर है गन्ना, यानी कि गन्ना से प्रश्न पूछा गया कि भारत में गन्ना उत्पादक के राज्यों का घटते हुए यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर क्रम में सही अनुक्रम घटते क्रम में सजाना है। तो जब 2000 में यह प्रश्न पूछा गया है उस हिसाब से देखा जाए तो उस हिसाब से इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश। यानी कि 2000 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन किया जाता था। प्रश्न काल में विकल्प बी सही उत्तर था। वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के आधार पर गन्ना उत्पादक के शीर्ष 5 राज्य यानी कि सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो अभी वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक का है, कर्नाटक के बाद आपका चौथा स्थान है तमिलनाडु का है, उसके बाद गुजरात है। यूपीएजी यानी कि उपज पोर्टल पर उपलब्ध 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार भारत के शीर्ष 5 गन्ना उत्पादक के राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक के बाद गुजरात के बाद तथा तमिलनाडु। ये अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो ये आपका यूपीएजी इस पोर्टल के हिसाब से भी यानी कि उपज पोर्टल के हिसाब से भी प्रश्न पूछ सकता है, या जो आंकड़ा दिया गया है 2023-24 के उस हिसाब से भी प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट है कि अगला प्रश्न है कि भारत में किन राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है? तो सबसे अधिक अगर गन्ना पैदा की बात की जाए कहाँ पे उत्पादन होता है तो सबसे अधिक ये भी प्रश्न है, यानी कि 2011 के हिसाब से आंसर टिक किया जाए तो बिहार एवं उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। गन्ना उत्पादक के राज्यों में बिहार एवं उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा 2011 के हिसाब से। एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लांस 2024 के अंतर्गत वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक गन्ना उत्पादक के 8 राज्यों का क्रम इस प्रकार है। सबसे अधिक जो गन्ना उत्पादक राज्य है वह उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का, तीसरा स्थान है कर्नाटक का। ये 3 जो राज्य है ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है तमिलनाडु, गुजरात, बिहार, उत्तराखंड एवं मध्य प्रदेश। बिहार का स्थान इसमें कौन सा है? तो आपका छठा स्थान है। बिहार का अगर स्थान की बात की जाए तो गन्ना उत्पादक में अभी वर्तमान में कितना है 2023-24 के आंकड़ा के हिसाब से तो छठा स्थान है। अतः विकल्प ए सही उत्तर है। यूपी यानी कि उपज पोर्टल पर उपलब्ध वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार भारत के शीर्ष 5 गन्ना उत्पादक राज्य क्रमशः इस प्रकार है। उपज पोर्टल के हिसाब से यह जो आंकड़ा दिया गया है 24-25 के हिसाब से और यह जो आंकड़ा दिया गया है 2023-24 के हिसाब से है। तो उपज पोर्टल के हिसाब से उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान है और दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का, तीसरा स्थान कर्नाटक का, चौथा स्थान गुजरात का है तथा 5वां स्थान तमिलनाडु का है।
नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है और गन्ने से ही चीनी बनाई जाती है। उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। भारत का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को। यह गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार चीनी का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यानी कि गन्ना में तो प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है, लेकिन चीनी की बात की जाए कि चीनी के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश का है। उसके बाद ये अगला चैप्टर है तिलहन से प्रश्न पूछे गए, जिसमें सबसे पहला प्रश्न करा है कि शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो सर्वाधिक उचित फसल मूंगफली हो जाएगी। दिए गए विकल्पों में शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल मूंगफली है। यह शुष्क प्रदेशों की वर्षा आधारित एक खरीफ फसल है। यह जो मूंगफली है यह कौन सी फसल है? तो यह खरीफ फसल है। गेहूं मुख्यतः शीतोष्णकटिबंधीय रब्बी फसल है। गेहूं की बात की जाए तो रब्बी कौन सी फसल है? तो गेहूं कौन सी फसल है? तो यह रब्बी फसल है, जिसे सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। गन्ना एक उष्णकटिबंधीय फसल है, जिसकी खेती अधिकतर सिंचित क्षेत्रों में या आर्द्र या उपाद्र जलवायु वाले क्षेत्रों में की जाती है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न की वर्ष 2013-14 में भारत में तिलहनों का कुल उत्पादन क्या है? तो वर्ष 2013-14 में तिलहन का कुल उत्पादन लगभग 32.7 मिलियन टन हुआ था, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो आप इसे लिख सकते हैं बुक पे कि 32.7 मिलियन टन हुआ था वर्ष 2013-14 के हिसाब से। वर्तमान डाटा व्याख्या में देखते हैं लोग। वर्ष 2013-14 में भारत में तिलहनों का कुल उत्पादन लगभग 32.7 मिलियन टन था। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 में कुल तिलहन उत्पादन 42.9 मिलियन टन दर्ज है। यानी कि जो 2024-25 का आंकड़ा है उसके हिसाब से अगर तिलहन उत्पादन की बात की जाए तो यह कितना मिलियन टन उत्पादन किया गया है? तो 42.9 मिलियन टन इसका उत्पादन हुआ है। नेक्स्ट है अगला चैप्टर की बगानी फसलें, जिसमें सबसे पहला फसल का नाम है कॉफी या कहवा। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि कहवा किसे कहते हैं, तो जो कहवा है इसे यानी कि कॉफी को ही कहवा कहा जाता है। जिसमें सबसे पहला प्रश्न करा है कि निम्न कॉफी उत्पादक के क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक है? कर्नाटक में नहीं है। तो जो पुलनेज क्षेत्र है यह कर्नाटक में नहीं है, यह कहाँ पे? यह तमिलनाडु में है। लेकिन जो चिकमंगलूर, कुर्ग और बाबा बुदनगिरी ये सब कहाँ पे? तो ये कर्नाटक के क्षेत्र है और यहाँ पे कॉफी उत्पादन किया जाता है ये सब क्षेत्र में। यानी कि यहाँ पे जितने चारों ऑप्शन देख रहे हैं हम लोग, ये जो चारों क्षेत्र है यहाँ पे कॉफी का उत्पादन किया जाता है। भारतीय कॉफी बोर्ड के अनुसार कर्नाटक के चिकमंगलूर, कोडागु या कुर्ग एवं हासन जिले, केरल के वायनाड, त्रावणकोर एवं नेल्लियंपंथी क्षेत्र एवं तमिलनाडु के पुलनेजे, नीलगिरी, सेवरा यानी कि सलेम, अन्नामलाई, कोयम्बटूर क्षेत्र कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये सारे जितने क्षेत्र हैं ये सब किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बाबा बुदनगिरी कर्नाटक में है। जो बाबा बुदनगिरी है यह किस क्षेत्र में? तो यह कर्नाटक में है, जहाँ भारत में सर्वप्रथम कॉफी के पौधे रोपित किए गए थे। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में सबसे पहले या सर्वप्रथम कॉफी के पौधे कहाँ रोपित किए गए थे? तो बाबा बुदनगिरी में रोपित किए गए थे। उसके बाद ये अगला चैप्टर है निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बगाने नहीं है? तो गिरनार की पहाड़ी पर चाय का बगाने नहीं पाया जाता है, लेकिन कानन देवन, दार्जिलिंग और नीलगिरी ये जो तीन पहाड़ियां है इस पे चाय की खेती यानी कि चाय बगाने पाई जाती है। दिए गए विकल्पों में गिरनार पहाड़ी पर चाय बगान नहीं है। अन्य सभी पहाड़ियों पर चाय बगान है। कानन देवन पहाड़ियां भारत के केरल राज्य के इडुक्की जिले में अवस्थित है। यह क्षेत्र मुन्नार हिल स्टेशन के पास अवस्थित है। मुन्नार क्षेत्र में 1870 के दशक में चाय बगानों की शुरुआत हुई थी। नीलगिरी दक्षिण में अवस्थित पश्चिमी घाट का महत्वपूर्ण पर्वत क्षेत्र है। भारत में दार्जिलिंग मुख्यतः चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है। दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। गिरनार पर्वत गुजरात राज्य में स्थित है। गिरनार कहाँ पे है? तो यह गुजरात राज्य में स्थित है, जहां पर चाय बगानों का विकास नहीं हो पाया है। अतः प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी सही उत्तर है। नेक्स्ट है कि भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक या उपभोक्ता है, यानी कि सबसे अधिक उत्पादन किसका करता है और उपभोग भी करता है। तो सबसे अधिक दाल और चाय का उत्पादन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दाल, इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक या उपभोक्ता है किसका? तो दाल का। प्रश्न काल में भारत दाल एवं चाय दोनों के उत्पादन या उपभोग में अग्रणी था। यानी कि जब प्रश्न पूछा गया था 1994 में, तो उस समय दाल एवं चाय दोनों का उत्पादन एवं उपभोग में पहला स्थान था। FAO के वर्ष 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत चाय पत्ती के उत्पादन में चीन के बाद दूसरे क्रम पर आ गया है।
यानी कि 2023 के आंकड़े के अनुसार भारतीय चाय के उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो भारत का दूसरा स्थान है। और पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान है चीन का है। जबकि इसके उपभोग में वह प्रथम स्थान पे है, यानी कि चाय के उपभोग में जो भारत है इस पे प्रथम स्थान है। वहीं दूसरी तरफ भारत दाल के उत्पादन या उपभोग में प्रश्न काल से वर्तमान तक अग्रणी स्थान पर बना हुआ है। यानी कि जब प्रश्न पूछा गया था 1994 में, और आज भी जो दाल के उत्पादन या उपभोग है उसमें भारत का पहला स्थान है। अतः वर्तमान संदर्भ में इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर दाल होगा। उल्लेखनीय है कि भारत में दाल की इतनी उपभोग मांग है कि विश्व में सर्वाधिक दाल का उत्पादन करने के बावजूद उसे इसका आयात भी करना पड़ता है। जबकि चाय का सर्वाधिक उपभोक्ता होने के बावजूद भी इसका कुछ हिस्सा निर्यात करता है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है। तो आवश्यकता से अधिक उत्पादन किसका करता है, तो चाय का करता है। यह भी जो प्रश्न पूछा गया है तो 1999 के हिसाब से इसका सही उत्तर चाय होगा। प्रश्न काल में विकल्प ए सही उत्तर था। भारत ने कैलेंडर वर्ष 2024 यानी कि दिसंबर जनवरी 2024 में भारत के निर्यातों में चाय की हिस्सेदारी लगभग 254.67 मिलियन किलोग्राम है। वर्ष 2024 में विश्व के चाय निर्यातक देशों में भारत का तीसरा स्थान है। वर्ष 2024 में वर्ष 2024 में विश्व के चाय निर्यातक देशों में भारत का कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य, यहाँ पे रबड़ होना चाहिए, रबड़ उत्पादक राज्य। तो सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन केरल में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, केरल में इसका सबसे अधिक उत्पादन होता है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक रबड़ उत्पादक राज्य केरल है। कौन सा राज्य है, तो केरल है। वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के आधार पर यहाँ देश के कुल रबड़ उत्पादन का लगभग 71.13% भाग उत्पादित किया जाता है। एर्नाकुलम, कोट्टायम, इडुक्की तथा पथनामथिट्टा केरल के प्रमुख रबड़ उत्पादक जिले हैं। ये थोड़ा सा जो जगह दिए गए हैं यहाँ से भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि एर्नाकुलम जो है इसका संबंध किसके उत्पादन से है, तो इसका संबंध रबड़ से हो जाएगा। इस तरह प्रश्न पूछे जाते हैं। FAO का अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म होता है कि यानी कि FAO के अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक प्राकृतिक रबर उत्पादन में भारत का स्थान है छठा। यानी कि विश्व स्तर पर बात की जाए कि रबर उत्पादन में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है, तो छठा स्थान है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, केरल इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि सबसे अधिक रबर का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है, तो केरल में किया जाता है। उसके बाद अगला चैप्टर है कृषि में विविध चैप्टर है, जिसमें सबसे पहला प्रश्न करा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, जिसमें 3 कथन दिए गए हैं। और पहला कथन करा है कि जो फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती है उसे रबी फसल यानी कि रबी फसलें कहलाती हैं। यह कथन आपका गलत है। जो फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती है उसे खरीफ फसल कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे खरीफ फसल कहते हैं। दूसरा कथन है क्योंकि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खरीफ फसल में धान आता है, लेकिन अगर धान जब बोया जाता है तो वह पूरा पानी में बोया जाता है, उसके लिए यानी कि पानी की अधिक उपलब्धता होती है। और दूसरा कथन करा है कि धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास ये रबी फसलें हैं। ये भी कथन आपका गलत है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास ये सब क्या है, तो यह खरीफ फसल है। ये किस प्रकार की फसलें हैं, तो खरीफ फसलें हैं। तीसरा कथन है कि शीत ऋतु में उगाए जाने वाली फसलें खरीफ फसलें कहलाती हैं। ये भी कथन आपका गलत है। शीत ऋतु में उगाए जाने वाली फसलें खरीफ नहीं बल्कि रबी फसलें हैं। ये कौन सी फसलें हैं, तो रबी फसलें हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को खरीफ कहते हैं। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को क्या कहा जाता है, तो खरीफ कहा जाता है। तथा शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को रबी की फसल कहते हैं। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास आदि ये क्या है, तो खरीफ फसलों की उदाहरण है। उसके बाद ये अगला नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है, जिसमें एक तरफ कुछ क्रांति दी गई है और उन क्रांतियों को मिलान करना है कि उन क्रांतियों का संबंध किससे है। तो लाल क्रांति की बात की जाए तो लाल क्रांति का संबंध टमाटर से हो जाएगा। टमाटर लाल होता है, मांस भी लाल होता है, तो उसे आप याद रख सकते हैं कि लाल क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, तो टमाटर या मांस उत्पादन से। उसके बाद है रजत क्रांति का संबंध अंडा से होता है। रजत यानी कि उजला, जो चांदी होता है, चांदी को रजत भी कहा जाता है। यानी कि जो जिस कलर का चांदी होता है उसे रजत कलर भी कहा जाता है। तो अंडा का भी जो रंग होता है वह सफेद होता है। इस प्रकार जो रजत क्रांति है उसका संबंध किससे हो जाएगा, तो अंडा से हो जाएगा। उसके बाद है गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज का उत्पादन से हो जाएगा। प्याज देखेंगे कि जब नया प्याज निकलता है तो वह जो किस रंग का होता है, वह ज्यादा यानी कि गुलाबी रहता है। तो गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज उत्पादन से हो जाएगा। उसके बाद है धूसर क्रांति का संबंध उर्वरक से हो जाएगा, यानी कि फर्टिलाइजर से इसका संबंध हो जाएगा। जो धूसर कलर है, आप देखेंगे यूरिया आपके घर में अगर आता होगा तो उसका हाथ में उठाकर रखेंगे तो उसका जो रंग होता है थोड़ा सा यानी कि मिट्टी कलर का होता है, यानी कि धूसर कलर का होता है। तो धूसर क्रांति का संबंध उर्वरक से हो जाएगा।
तो इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है वही प्रश्न पूछा, वही यहाँ पे व्याख्या दिया गया है कि सही सुमेलन इस प्रकार है। धूसर क्रांति, धूसर क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से हो जाएगा। गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज के उत्पादन से हो जाएगा। रजत क्रांति का संबंध अंडा के उत्पादन से हो जाएगा। और लाल क्रांति, लाल क्रांति का संबंध टमाटर या मांस का उत्पादन से हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है, यानी कि भारत में सबसे अधिक पटसन का उत्पादन किस राज्य के द्वारा किया जाता है, तो पश्चिम बंगाल के द्वारा किया जाता है। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक के राज्य पश्चिम बंगाल है। कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल है। वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल 9,692.31 हजार गांठ जूट का उत्पादन हुआ, जिसमें 7,865.70 हजार गांठ जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में हुआ था। कि 9,000 में 7,000 कहाँ पे उत्पादन हुआ था, लगभग ये 8,000 है। 8,000 जो गांठ था उसका उत्पादन कहाँ पे हुआ था, पश्चिम बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि भारत का कौन सा राज्य मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो मोटा अनाज का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में किया जाता है, तो राजस्थान में किया जाता है। किस राज्य में, राजस्थान में किया जाता है। वर्ष 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार भारत में सिर्फ 3 मोटे अनाज के उत्पादक के राज्य क्रमशः है। तो पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान राजस्थान का है, दूसरा स्थान कर्नाटक का है और तीसरा स्थान है मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट है कि अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है। तो जो दलहन है यह किस प्रकार की फसल है, तो यह फलीदार फसल है। प्रश्नगत विकल्पों में से दलहन की फसलें फलीदार होती हैं, यानी कि जितने सारे दलहन की फसलें होती हैं वह कैसी होती है, तो फलीदार होती हैं। दलहन के अंतर्गत प्रमुख रूप से चना, मटर, अरहर, मूंगे, उड़द, मसूर, बकला आदि फसलें आती हैं। दलहनी फसलें प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक जायद फसल है। यहाँ पे जायद फसल की बात कर रहा है, तो जो चारा होता है यह क्या है, तो यह एक प्रकार का जायद फसल है। प्रश्नगत विकल्पों में चारा यानी कि फूडर जायद फसल है। इसके अतिरिक्त जायद सीजन में तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, सब्जियां आदि की खेती होती है। ये सब क्या है, तो ये जायद फसल है। तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी ये किस प्रकार की फसल है, तो यह जायद फसल है। अन्य विकल्पों में चना और सरसों रबी फसल है। चना और सरसों किस प्रकार की फसल है, तो यह रबी फसलें हैं। जबकि कपास खरीफ फसल है। कपास किस प्रकार का फसल है, तो यह खरीफ फसल है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी जायद फसल है। यहाँ पे भी जायद फसल की बात कर रहा है, तो तरबूज जो है क्या, तो यह एक जायद फसल है। भारत में फसल प्रतिरूप ये जो डाटा दिया गया आप इसे रट सकते हैं अगर रटना पॉसिबल हो तो। रबी फसल कौन कौन से होते हैं, तो गेहूं, सरसों, जौ, मटर, चना ये सब क्या है, तो ये सब रबी फसल है। और खरीफ फसल के उदाहरण में धान या चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगे, उड़द, तूर ये सब क्या है, तो खरीफ फसल के उदाहरण है। जायद फसल के उदाहरण में तरबूज हो जाएगा, खरबूजा, खीरा, ककड़ी ये सब क्या है, तो ये सब जितने सारे हैं ये सब जायद फसल है। नेक्स्ट है कि फलों एवं सब्जियों की खेती क्या कहलाती है। फलों एवं सब्जियों की खेती को बागवानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बागवानी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे तो हिंदी में दिया है, कई बार क्वेश्चन में इसे हॉर्टिकल्चर के रूप में भी पूछा जाता है। हिंदी में ही लिख देता है हॉर्टिकल्चर या इंग्लिश में लिख देता है। तो इसलिए बहुत ही सारे शिक्षकों के द्वारा यह सलाह दी जाती है कि अगर हिंदी में क्वेश्चन समझ में ना आए या प्रश्न समझ में ना आए तो इंग्लिश की तरफ भी देख ले। फलों एवं सब्जियों की खेती बागवानी यानी कि हॉर्टिकल्चर कहलाती है। क्या कहलाती है, हॉर्टिकल्चर कहलाती है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाती है। इसी तरह यानी कि इंग्लिश में लिख के ऑप्शन बनाए जाते हैं। अंगूर की खेती विटीकल्चर कहलाती है। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है, तो विटीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि निम्न में से नगदी फसल कौन सी नहीं है। तो जो ज्वार है, ज्वार ये क्या है, तो नगदी फसल नहीं है। बाकी जूट, मूंगफली, गन्ना ये सब क्या है, तो नगदी फसल के उदाहरण है। दिए गए विकल्पों में ज्वार नगदी फसल नहीं है, जबकि जूट, मूंगफली तथा गन्ना नगदी फसल का उदाहरण है। जूट, मूंगफली तथा गन्ना ये किसके उदाहरण है, तो यह नगदी फसल के उदाहरण है। नेक्स्ट है कि नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो गेहूं को नगदी फसल में सम्मिलित नहीं किया जाता है। बाकी गन्ना, जूट, कपास को नगदी फसल में शामिल किया जाता है। नगदी फसलें यानी कि कैश क्रॉप से इसे यानी कि नगदी फसलों के तौर पे इसे देखा जाए कि बहुत सारे ऐसे फसल होते हैं जो आप रख नहीं सकते हैं। जैसे गन्ना का उत्पादन हो गया तो आप अपने घर में नहीं रख सकते, लेकिन धान को रख सकते हैं, गेहूं को रख सकते हैं। तो नगदी फसलें वैसी होती हैं जिसे आप बेचकर कैश प्राप्त करें। क्या प्राप्त करें, कैश प्राप्त करें। ये जो ट्रिक से मैं बता रहा हूँ कि नगदी फसलें होती हैं जिसे आप बेचकर कैश प्राप्त करें। नगदी फसलों के अंतर्गत गन्ना तो आप अपने घर में रख नहीं सकते हैं, कपास को भी अपने घर में नहीं रख सकते हैं, जूट या तंबाकू या तिलहन ये सब क्या है, तो नगदी फसलें हैं। गेहूं एवं चावल की फसल नगदी फसल ना होकर खाद्य फसल यानी कि फूड क्रॉप है। ये किस प्रकार की फसल है, तो फूड क्रॉप है और इसे आप रख सकते हैं और इसे पे खा भी सकते हैं।
उसके बाद ये अगला चैप्टर है पशुपालन। अगला चैप्टर का नाम क्या है? पशुपालन है, जिसमें सबसे पहला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? तो जो हल्लीकर नस्ल है ये राजस्थान की नहीं है। बाकी थारपरकर, राठी, मेवाती ये सब कहाँ की नस्लें हैं? ये राजस्थान की नस्लें हैं। और बात किया जाए कि हल्लीकर जो नस्ल है ये किस राज्य के हैं? तो ये कर्नाटक की मवेशी नस्ल है। हल्लीकर एक कर्नाटक की मवेशी नस्ल है। थारपरकर राठी एवं मेवाती, थारपरकर, राठी एवं मेवाती राजस्थान की मवेशी नस्ल है। मेवाती नस्लें मेवात क्षेत्र से संबंधित है। पहले मेवात क्षेत्र में दक्षिणी दिल्ली, राजस्थान के अलवर एवं भरतपुर, उत्तर प्रदेश का मथुरा एवं हरियाणा के कुछ भाग शामिल थे। वर्ष 2016 में हरियाणा के मेवात जिले का नाम बदलकर नूह कर दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो हरियाणा का मेवात जिला है उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है वर्तमान में? तो उसे नूह के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला चैप्टर है खनिज संसाधन, जिसमें पहला टॉपिक है कि शैल तंत्र। पहला प्रश्न कर रहा है कि भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए। तो उड़ीसा हो जाएगा। सबसे अधिक खनिज उत्पादन किस राज्य में किए जाते हैं? तो उड़ीसा में किए जाते हैं। खान मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्टें 2024-25 के अनुसार मूल्य की दृष्टि से शीर्ष 5 खनिज उत्पादक के राज्यों का क्रम इस प्रकार है, जिसमें पहला स्थान हो जाएगा उड़ीसा का, दूसरा स्थान राजस्थान, तीसरा स्थान छत्तीसगढ़, चौथा स्थान कर्नाटक का, पांचवा स्थान महाराष्ट्र। इस प्रकार ही उत्तर विकल्प डी सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न कि भारत के किस राज्य को खनिज लौड़ों का राज्य कहते हैं? तो झारखंड को खनिज लौड़ों का राज्य कहा जाता है। झारखंड भले ही बिहार से अलग हो गया है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो टेंडेंसी है आज भी झारखंड को मिलाकर ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इससे क्या साबित होता है कि खनिज लौड़ों का राज्य किसे कहा जाता है? तो झारखंड को कहा जाता है। झारखंड को खनिज लौड़ों का राज्य यानी कि स्टेट ऑफ मिनरल्स के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह विभिन्न खनिज संसाधनों जैसे कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइड और क्रोमाइट का समूह है। यह राज्य भारत के कुल खनिज उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए को सही माना है। किसे माना है? ए को सही माना है। उसके बाद अगला चैप्टर है धात्विक खनिज, जिसमें सबसे पहला खनिज है लौह अयस्क। पहला प्रश्न कर रहा है कि भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 2014 के हिसाब से देखा जाए तो बिहार और उड़ीसा इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन बिहार का स्थान अभी वर्तमान की स्थिति के हिसाब से तीसरा स्थान पे आ गया है। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2023 इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2023 के अनुसार दिए गए राज्यों में लौह अयस्क के भंडार यानी कि हेमेटाइट और मैग्नेटाइट को मिलाकर निम्नलिखित है। उड़ीसा का पहला स्थान है, जिसे जो यह उड़ीसा यह कितना उत्पादन करता है? तो लगभग 9 लाख। उड़ीसा का पहला स्थान है जो 94,09,331 टन इसके पास है, यानी कि लौह अयस्क। और उसके बाद दूसरा स्थान है मध्य प्रदेश के पास कितना है? तो 3,56,999 टन केवल हेमाटाइट है। इसके पास कितना है? मध्य प्रदेश के पास लौह अयस्क तो लगभग 3,56,999 टन सिर्फ हेमाटाइट है। बिहार के पास कितना है? तो 49,494 टन। इस प्रकार दिए गए प्रश्न हेतु विकल्प सी यानी कि बिहार और उड़ीसा राज्य का युग में सही उत्तर होगा। संपूर्ण भारत में लौह अयस्क जो होता है ये जो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट को मिलाकर कहा जाता है। यानी कि लौह अयस्क से संपन्न राज्यों में प्रमुख राज्य इस प्रकार हैं, जिसमें अगर संपूर्ण स्तर पे देखा जाए तो कर्नाटक के पास कितना भंडार है? तो लगभग 1,06,38,163 टन है। उड़ीसा के पास कितना भंडार है? तो लगभग 94,9,331 टन है। और झारखंड के पास कितना है? तो लगभग 47,20,813 टन भंडार है। छत्तीसगढ़ के पास कितना है? तो लगभग 46,98,32 टन हेमेटाइट की उपलब्धता वाले राज्यों में उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा आदि तथा मैग्नेटाइट की बहुलता वाले राज्यों में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु एवं गोवा प्रमुख राज्य है। यानी कि इस प्रकार इसे देखा जा सकता है कि मैग्नेटाइट वाले बहुलता राज्यों में कौन कौन से पहला स्थान पे आता है? तो कर्नाटक का प्रथम स्थान है। और हेमेटाइट जो लौह अयस्क है इसमें उड़ीसा का प्रथम स्थान आता है। उसके बाद ही अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। ये भी क्वेश्चन है जो पूछा गया है, यह यानी कि 1992 के हिसाब से इसका सही उत्तर दिया गया है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। तो पंजाब राज्य में लौह अयस्क नहीं पाया जाता है। दिए गए विकल्पों में पंजाब को छोड़कर सभी राज्यों में लौह अयस्क उपलब्ध है। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक के 2023 के अनुसार विकल्पगत राज्यों में लौह अयस्क यानी कि हेमेटाइट और मैग्नेटाइट
के भंडार इस प्रकार है, जिसमें प्रथम स्थान उड़ीसा का है और उसके बाद दूसरा स्थान बिहार का है और तीसरा स्थान मध्य प्रदेश का है। केवल यानी कि जो मध्य प्रदेश में पाया जाता है लौह अयस्क, वहाँ पे केवल हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है। तो वर्तमान स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो प्रथम स्थान किसका है लौह अयस्क में, तो प्रथम स्थान उड़ीसा का है और दूसरा स्थान किसका है, तो दूसरा स्थान बिहार का है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बेलाडीला में किसका खनन होता है, यानी कि बेलाडीला जो स्थान है यहाँ पे किसका खनन किया जाता है, यहाँ पे हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन किया जाता है। बेलाडीला खान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछता है कि जो यह बेलाडीला खान है यह किस राज्य में अवस्थित है, तो यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। यहाँ हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन किया जाता है। किस प्रकार के लौह अयस्क का यहाँ पे खनन किया जाता है, तो हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन किया जाता है। हेमेटाइट उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क है। यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं गोवा आदि राज्यों में पाया जाता है। जबकि अधिक गुणवत्ता वाले मैग्नेटाइट लौह अयस्क की प्राप्ति गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान एवं तमिलनाडु आदि अन्य राज्यों में होती है। नेक्स्ट है कि पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया खान कौन सा खान है, तो चिड़िया खान की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है, तो जो चिड़िया खान है यहाँ पे लौह अयस्क का खनन किया जाता है। किसका खनन किया जाता है, तो लौह अयस्क का खनन किया जाता है। और जो चिड़िया की खान है यह किस लिए प्रसिद्ध है, तो यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की खान की सबसे प्रसिद्ध विशेषता लौह अयस्क के खनन है। उसके बाद ये अगला चैप्टर है तांबा, यानी कि अयस्क के बारे में दिया गया तांबा, जिसमें पहला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश है। जो मध्य प्रदेश है यह भारत का सबसे बड़ा तांबे का उत्पादक है। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक के 2023 के अनुसार भारत में तांबा सांद्र का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश से राज्य से होता है। मलाज खंडे यह कहाँ पे है, तो बालाघाट मध्य प्रदेश का प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि मलाज खंड यह किस लिए प्रसिद्ध है, यह तांबा के लिए प्रसिद्ध है और यह किस राज्य में अवस्थित है, तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है, तो जो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन के हिसाब से जाया जाए तो इसमें तांबा का यहाँ पे भंडारण पूछ रहा है, तो सबसे अधिक भंडार राजस्थान में है। यानी कि भारत में सबसे अधिक तांबा अयस्क का भंडार किस राज्य में है, तो यह राजस्थान में हो जाएगा। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक के 2023 के अनुसार भारत में ताम्र अयस्क का सबसे बड़ा भंडार राजस्थान में है। भंडार की बात की जाए तो राजस्थान में हो जाएगा और वहीं उत्पादक की बात की जाए तो उत्पादक में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का है। इसके पश्चात क्रम मध्य प्रदेश एवं झारखंड का स्थान, यानी कि दूसरा स्थान पे मध्य प्रदेश है और तीसरा स्थान पे झारखंड है। कुल तांबे अयस्क भंडार का लगभग 90.67% हिस्सा इन्हीं तीनों राज्यों में है। ध्यान है कि तांबा महत्वपूर्ण और अलौह धातु है। भारत तांबे के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है। नेक्स्ट है कि राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी कि जो खेतड़ी है यहाँ पे किससे लौह अयस्क का या किससे धातु का खनन किया जाता है, तो यहाँ पे तांबा का खनन किया जाता है। जो राजस्थान का खेतड़ी बेल्ट है यह तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले में स्थित है। खेतड़ी के अतिरिक्त इस क्षेत्र में कोल्हान, बनवास, चांदमारी, धानी, बांसुरी आदि क्षेत्रों में भी तांबे के प्रमुख भंडार पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न, वही प्रश्न पूछा जा रहा है कि राजस्थान में स्थित खेतड़ी खदाने किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह तांबा के लिए प्रसिद्ध है। जो खेतड़ी खदान यह किस लिए प्रसिद्ध है, तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है, तो जो खेतड़ी में तांबा उद्योग स्थापित किया गया, कहाँ पे, खेतड़ी में। और खेतड़ी कहाँ पे, तो यह राजस्थान में स्थित है। खेतड़ी राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है, तो यह झुंझुनू जिले में स्थित है। यह तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तांबे की खदानें पाई जाती है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अधीन यहाँ खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स चलाया जा रहा है। जबकि तारापुर परमाणु ऊर्जा, जो तारापुर है यह किस लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे परमाणु ऊर्जा यानी कि परमाणु ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। यह परमाणु ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। टीटागढ़ कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। टीटागढ़ किस लिए प्रसिद्ध है, तो कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और वही बात कह जाए कि रांची जो है यह इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है।
नेक्स्ट है कि झारखंड है। झारखंड का घाटशिला किससे खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो जो यह झारखंड का घाटशिला है यह तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड का घाटशिला तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। घाटशिला दुनिया की दूसरी सबसे गहरी खान तथा एशिया की पहली तांबे की खान है। उसके बाद अगला चैप्टर है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज में सबसे पहला अधात्विक खनिज आता है अभ्रक, जिसमें सबसे पहला प्रश्न कर रहा है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादन किया जाता है। प्रश्न काल में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। यानी कि जब प्रश्न पूछा गया था तो उस समय के हिसाब से अभ्रक का उत्पादक के राज्य में सबसे पहला स्थान किसका था? तो आंध्र प्रदेश का। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक है 2023 में अभ्रक के उत्पादन से संबंधित राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं है। यानी कि जो इंडियन मिनरल्स ईयरबुक आया है उसमें अभ्रक के उत्पादन से संबंधित आंकड़े नहीं दिए गए हैं। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? यानी कि जब ये प्रश्न पूछा गया था तो उस हिसाब से भारत का प्रथम स्थान है चादरी अभ्रक के उत्पादन में प्रथम स्थान था विश्व स्तर पे। लेकिन वर्तमान स्थिति में यह स्थिति यानी कि नहीं है। प्रश्न काल के दौरान भारत चादरी अभ्रक का शीर्ष उत्पादक देश था। वर्ल्ड मिनरल्स प्रोडक्शन 2019-23 के अनुसार वर्ष 2023 में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ष 2023 के अनुसार अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो चीन हो जाएगा। तांबा खान यानी कि तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक चिली हो जाएगा। तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो चिली। जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए तथा लॉ एश का सबसे बड़ा उत्पादक ऑस्ट्रेलिया है। लॉ एश का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला चैप्टर ऊर्जा खनिज, जिसमें सबसे पहला है कोयला के बारे में। और प्रश्न कर रहा है कि भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? तो रानीगंज में खोदी गई थी। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ पे खोदी गई थी? तो रानीगंज में खोदी गई थी। भारत में प्रथम कोयला खाने रानीगंज में दामोदर नदी के तट पर खोदी गई। यह कार्य 1774 ईस्वी में प्रारंभ या खोज के रूप में हुआ, जबकि नियमित खनन 1820 से माना जाता है। यह जो यहाँ पे खनन कब से माना जाता है नियमित रूप से? तो 1820 से माना जाता है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न की कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम में साजाना है। जब यह प्रश्न पूछा गया था तो उस हिसाब से इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। यानी कि बिहार के बाद मध्य प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल, क्योंकि 1999 में बिहार का बंटवारा भी नहीं हुआ था और मध्य प्रदेश का भी बंटवारा नहीं हुआ था। यानी कि बिहार से टूटकर झारखंड अलग नहीं हुआ था और मध्य प्रदेश से टूटकर छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था। तो 1999 के हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। व्याख्या में देखते हैं लोग कि अभी व्याख्या में क्या कर रहा है कि प्रश्नकाल के दौरान संयुक्त बिहार यानी कि झारखंड सहित उस समय जो झारखंड था बिहार में शामिल था। संयुक्त बिहार में कोयले का उत्पादन संयुक्त मध्य प्रदेश राज्य यानी कि छत्तीसगढ़ सहित से अधिक था। अतः अभिष्ट उत्तर विकल्प ए था। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक के 2022 के अनुसार वर्ष 2021-22 से यह जो आंकड़ा दिया गया, यहाँ पे पी का मतलब होता है प्रोविजनल का मतलब ये हो गया कि जो यह डाटा दिया गया यह अस्थायी नहीं है। यानी कि इसमें उतार चढ़ाव भी हो सकते हैं। जाहिर सी बात है यह डाटा जो होता है उतार चढ़ाव होता है, क्योंकि यह जो खनन होता है एक दिन नहीं होता है, यह प्रतिदिन इसमें खनन किया जाता है। तो इस हिसाब से इंडियन मिनरल से ईयरबुक 2022 के अनुसार वर्ष 2021-22 से पी में भारत के अग्रणी कोयला उत्पादक की मात्रा के हिसाब से राज्य निम्न इस प्रकार है। तो सबसे पहला स्थान किसका है? तो उड़ीसा का है। दूसरा स्थान है छत्तीसगढ़ का और तीसरा स्थान है मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न की कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है। तो बात की जाए कि कोरबा कोयला क्षेत्र जो है यह छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हसदेव नदी बेसिन क्षेत्र में अवस्थित है। कोरबा कोयला क्षेत्र राज्य का प्रमुख कोयला क्षेत्र है। इसके समीप ही कोरबा ताप विद्युत केंद्र भी अवस्थित है। नेक्स्ट है कि झारखंड में कोयला की खाने स्थित है। तो जो झारखंड है वहां पे कोयला की खाने सबसे अधिक झरिया में स्थित है। कहाँ पे? झरिया में स्थित है। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। या किस जिले में स्थित है झरिया? तो धनबाद जिले में स्थित है। देश के अधिकांश कोकिंग कोयला का भंडार यहीं पर स्थित है, जबकि जमशेदपुर मुख्यतः इस्पात उद्योग के लिए लोहरदगा बॉक्साइट उत्पादन के लिए। लोहरदगा किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है।
तथा रांची भारी मशीनों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न की झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो यहाँ पे कोयला पाया जाता है। झरिया में किसका उत्पादन किया जाता है? तो कोयला का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। यहाँ पे 4 कथन दिए गए और इन 4 कथनों में से पूछ रहा है इन 4 कथनों में से कौन सा कथन सही है। भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित यहाँ पे समस्या दिया गया है। तो पहला समस्या है कि निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचलन में बाधा, ये पहला कथन भी सत्य है। दूसरा कथन कर रहा है कि ढुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी, ये भी कथन यानी कि ये समस्या है कोयला उद्योग के। तीसरा है कि कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, ये भी कथन सत्य है। और चौथा कथन कर रहा है कि कार्य संचालन कीमतें। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि चारों कथन सत्य है। भारतीय कोयला उद्योग वर्तमान में अनेक समस्याओं से ग्रसित है, जिनमें प्रमुख है यानी कि प्रमुख समस्या इस प्रकार है। पहली समस्या है निम्न कोटि का कोयला, दूसरी समस्या है ढुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी, तीसरी समस्या है कोकिंग कोयले का बढ़ता आयात, और चौथी समस्या है कोयले के स्थानांतरण में आने वाली बाधा एवं कार्य संचालन कीमतें आदि। नेक्स्ट है अगला प्रश्न की भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो भूमिगत कोयले का दहन झारखंड में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? तो झारखंड राज्य में इसका दहन किया जाता है। भूमिगत कोयले का दहन झारखंड राज्य के झरिया कोलफील्ड क्षेत्र में हो रहा है। नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है? तो महानदी घाटी और दामोदर नदी घाटी और सोन नदी घाटी, यानी कि जो ये तीनों नदी घाटियां है यहाँ पे कोयले का भंडार पाया जाता है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। देश का लगभग 99.5 कितना प्रतिशत? तो 99.5% कोयला भंडार में गोंडवाना कोयला क्षेत्र का योगदान है। यानी कि जो भारत में कोयला पाया जाता है यह किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो गोंडवाना कोयला क्षेत्र है, यहाँ पे 99.5% कोयला पाया जाता है। गोंडवाना तंत्र के प्रमुख कोयला क्षेत्र में दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, सोन घाटी कोयला क्षेत्र, महानदी घाटी कोयला क्षेत्र, गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र, वारधा कोयला क्षेत्र, राजमहल कोयला क्षेत्र आदि इसमें शामिल है। यानी कि गोंडवाना कोयला क्षेत्र में इतनी सारी नदी घाटी कोयला क्षेत्र शामिल की गई है। नेक्स्ट अगला प्रश्न की भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस में कोयले का प्रमुख भंडार है? तो यहाँ पे प्रमुख पूछ रहा, अगर सबसे अधिक पूछता तो इसका सही उत्तर क्या हो जाता? आपका झारखंड हो जाता। लेकिन यहाँ पे प्रमुख पूछ रहा है तो इसका सही उत्तर उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। यानी कि झारखंड में भी कोयले का भंडार है और छत्तीसगढ़ में भी है और उड़ीसा राज्य में भी है। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक के 2022 के अनुसार भारत में कोयले का सर्वाधिक कुल भंडार 1 अप्रैल 2022 की स्थिति वाले राज्य में क्रमशः उड़ीसा, यानी कि यहाँ पे वहाँ पे हम झारखंड बोल दिए। यानी कि सबसे अधिक कोयला भंडार कहाँ पे है, किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। लगभग कितना मिलियन टन है? तो 88,105 मिलियन टन यहाँ पे उड़ीसा में कोयला भंडार है। दूसरा स्थान पे झारखंड है। दूसरा स्थान पे कौन सा राज्य है? तो झारखंड है। और तीसरा स्थान पे छत्तीसगढ़ है। अतः विकल्प डी सही उत्तर है। उसके बाद ये अगला चैप्टर है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, जिसमें सबसे पहला प्रश्न कर रहा है कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार डिगबोई असम में है। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार डिगबोई असम है। या ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार है। या किस घाटी का तेल भंडार है? तो ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार है। ब्रह्मपुत्र घाटी देश की सबसे पुरानी तेल घाटी है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो ब्रह्मपुत्र घाटी है यह देश की सबसे पुरानी तेल घाटी है। नेक्स्ट अगला चैप्टर है विविध, यानी कि जो खनिज चैप्टर है उसमें विविध दिया गया है, जिसमें सबसे पहला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे कथन सही की बात किया जा रहा है। तो पहला कथन कर रहा है कि पेट्रोलियम भंडार अरावली पहाड़ियों में पाए जाते हैं। यह कथन गलत है। पेट्रोलियम जो भंडार है अरावली पहाड़ी से इससे कोई लेना देना नहीं है। धारवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। यहाँ पे भी यानी कि धारवाड़ चट्टानों में प्राकृतिक गैस नहीं पाई जाती है। चट्टान है तो वहां पे खनन करना बहुत मुश्किल है, तो वहां पे प्राकृतिक गैस की संभावना तो है लेकिन खनन करना मुश्किल है। तीसरा है कि अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है। तो ये जो तीसरा कथन है ये सत्य है, यानी कि जो अभ्रक है यह कोडरमा में ही पाया जाता है। प्रश्नगत विकल्पों में से अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? तो कोडरमा में पाया जाता है। तब विकल्प सी सही है। भारत में पेट्रोलियम के भंडारे अरावली पहाड़ियों में नहीं बल्कि ब्रह्मपुत्र घाटी, गुजरात तटे, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र तथा पूर्वी अपतटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। धरवाड़ चट्टाने प्राकृतिक गैस के लिए नहीं बल्कि धात्विक खनिजों यथा सोना, मैग्नीज, लोहा, तांबा के लिए प्रसिद्ध। यानी कि जो धरवाड़ की चट्टाने किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। प्राकृतिक गैस से अधिकांश खनिज तेल के साथ मिलती है। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक के 2022 के अनुसार वर्ष 2020-21 पी में यहाँ पे हमें अभी थोड़ा देर पहले बताएं पी का मतलब क्या होता है? प्रोविजनल होता है, यानी कि यह जो डाटा है यह अस्थायी रूप से नहीं प्रकाशित किया गया है। भारत में प्राकृतिक गैस के शीर्ष उत्पादक के क्षेत्र या राज्यों में अपतटीय क्षेत्र असम, राजस्थान एवं त्रिपुरा के क्षेत्र शामिल हैं।
नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि भारत का कौन सा राज्य थोरियम में उत्पादन में अग्रणी है? तो जो केरल है, केरल में सबसे अधिक थोरियम का उत्पादन किया जाता है। कहाँ पे? केरल में। प्रश्नगत विकल्पों में केरल थोरियम उत्पादन में अग्रणी है, यानी कि जब प्रश्न पूछा गया था तो उस समय, यानी कि जो ऑप्शन दिया गया उस हिसाब से केरल में थोरियम का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। मोनाजाइट थोरियम का मुख्य स्रोत है। जो थोरियम का मुख्य स्रोत होता है वह क्या होता है? तो मोनाजाइट होता है। IREL इंडिया लिमिटेड एर्नाकुलम जिले के उद्योग मंडल अलुआ में स्थित संयंत्र में मोनाजाइट का रासायनिक उपचार कर थोरियम को अलग करती है। उसके बाद अगला चैप्टर है विद्युत ऊर्जा, जिसमें तापीय ऊर्जा का प्रश्न पहले दिया गया है। पहला प्रश्न कर रहा है कि भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्टों को पूरब से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित करना है। किससे? तो पूरब से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित करना है। तो यह जो क्वेश्चन दिया गया थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर हिस्ट्री या मैप से आप पढ़े होंगे, क्लास किए होंगे, तो यहाँ से ठीक कर सकते हैं। अगर नामरूप की बात की जाए तो यह सबसे पूरब हो जाएगा। नामरूप यानी कि असम का यह प्राचीन नाम है, इस नामरूप है, तो नामरूप यह सबसे पूरब हो जाएगा। और जो कोटा यह सबसे पश्चिम हो जाएगा, यानी कि यह राजस्थान में स्थित है। तो इस प्रकार सबसे पहले पूरब में क्या आ जाएगा? तो आपका नामरूप आ जाएगा। तो दो आपका बी में है और सी में है। उसके बाद चलते हैं लोग कोटा, यानी कि राजस्थान सबसे पश्चिम में। तो इसमें हम लोग को देखना एक तो एक आपका सी में है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि सबसे पूरब में हो जाएगा नामरूप के बाद ओबरा के बाद परीक्षा, और परीक्षा के बाद कोटा। उपरोक्त थर्मल पावर प्रोजेक्टों का पूरब से पश्चिम दिशा में सही क्रम इस प्रकार है। इसमें नामरूप किस राज्य में स्थित है? तो यह असम में है। ओबरा सोनभद्र उत्तर प्रदेश में, परीक्षा झांसी उत्तर प्रदेश में और कोटा राजस्थान में है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि निम्नलिखित स्रोतों में से किससे भारतवर्ष सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? तो सबसे अधिक तापीय ऊर्जा से भारत को बिजली प्राप्त होती है, यानी कि विद्युत प्राप्त होती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तापीय ऊर्जा। भारत तापीय स्रोत से सर्वाधिक विद्युत प्राप्त करता है। किस स्रोत से? तो तापीय, यानी कि थर्मल स्रोत से सर्वाधिक विद्युत प्राप्त करता है। नेशनल पावर पोर्टल पर 30 नवंबर 2025 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत की संस्थापित विद्युत क्षमता लगभग 5,09,743.10 मेगावाट है। इसमें जीवाश्म ईंधन, जिसमें कोयला, लिग्नाइट, गैस, डीजल शामिल है, में कोयले का हिस्सा लगभग 43.08% है। इसके अतिरिक्त जल विद्युत का हिस्सा लगभग 10% है। जल विद्युत का हिस्सा कितना है? तो 10% और कोयले का हिस्सा कितना है? तो 43.08% है। तथा परमाणु विद्युत का हिस्सा 1.7% है। उसके बाद अगला है जल विद्युत, जिसमें सबसे पहला प्रश्न करें कि भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? तो इसका सही उत्तर देखा जाए तो यानी कि 2017 के हिसाब से तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10%। एग्जैक्ट कितना था? तो 10.6% है। एग्जैक्ट अगर फिगर की बात किया जाए तो यह कितना था? 10.6% जल विद्युत का योगदान था। प्रश्नकाल 2016-17 में जल विद्युत का कुल विद्युत उत्पादन में योगदान 10.6% था। नेशनल पावर पोर्टल पर उपलब्ध 30 नवंबर 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत में संस्थापित विद्युत क्षमता लगभग 5,09,743.10 मेगावाट है। इसमें जल विद्युत का योगदान लगभग 50,414.66 मेगावाट अर्थात 9.89, यानी कि 2025 के आंकड़ा के हिसाब से जल विद्युत का योगदान कितना प्रतिशत है? तो 9.89% है। तथा लघु जल विद्युत का योगदान लगभग 5,158.6 मेगावाट, यानी कि अर्थात 1.01% है लघु जल विद्युत का योगदान है। उसके बाद अगला चैप्टर है ऊर्जा, यानी कि ऊर्जा में विविध, जिसमें सबसे पहला प्रश्न कर रहा है कि भारत में कुल बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा 2014-15 में 6% था, और वह 6% से बढ़कर 2018-19 में कितना प्रतिशत हुआ है? तो यह 10% हो गया। कितना प्रतिशत हो गया? 10%। ये भी आपका करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार भारत में कुल बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा 25 मेगावाट से अधिक की बृहत जल विद्युत को हटाकर का हिस्सा वर्ष 2014-15 के 6% से बढ़कर वर्ष 2018-19 में लगभग 10% तक हो गया था। नेशनल पावर पोर्टल पर 30 नवंबर 2025 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में बिजली उत्पादन की कुल संस्थापित क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा, यानी कि जल विद्युत सहित का हिस्सा लगभग 49.8% है। जल विद्युत का हिस्सा लगभग इसमें 10% है। यानी कि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि नवीकरणीय ऊर्जा, इसमें आपको जल विद्युत शामिल किया गया है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा लगभग कितना है बिजली उत्पादन में? तो 49.8% है। कितना है? 49.8% है। वहीं अगर सिंगल बात की जाए कि जल विद्युत का हिस्सा कितना है, तो इसमें 10% है। कितना है? 10% है।
नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे कथन सही नहीं की बात कर रहा है, लेकिन यह प्रश्न 2005 में पूछा गया था, तो उस हिसाब से अगर इसका उत्तर की बात की जाए तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% है, 1% से कम है। यानी कि उस हिसाब से 2005 के हिसाब से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी कि 1% से कम नहीं है बल्कि 1% से अधिक है। उसके बाद अगर वर्तमान स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो गत दशक में भारत में ऊर्जा उत्पादन में हरासमान नहीं देखी गई है, यानी कि यहाँ पे वृद्धि दर्ज की गई है। हरासमान प्रवृत्ति लक्षित हुई है, हरासमान नहीं है, वृद्धि प्रवृत्ति लक्षित हुई है। उसके बाद कथन दूसरा है कि विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग भारत में न्यूनतम नहीं है। तो इसका सही उत्तर अगर करते हैं तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी नंबर। व्याख्या देखते हैं लोग, व्याख्या में क्या कर रहा है कि प्रश्न काल में भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% है, 1% से अधिक है, अतः कथन सी गलत है। वर्तमान संदर्भ में वर्ष 2012-13 से वर्ष 2023-24 से पी तक के ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि की प्रवृत्ति रही है। विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग में भारत न्यूनतम में नहीं है, यानी कि भारत न्यूनतम नहीं है, अतः वर्तमान संदर्भ में कथन ए तथा बी सही नहीं है, अतः कोई भी विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में क्या थे। बीपीएससी का अगर आप ट्रेंड देखें तो इस प्रश्न से ही देख सकते हैं कि प्रश्न पूछा है 2011 में, लेकिन कब का डाटा पूछ रहा है तो 1994 का, और 71 बीपीएससी ने वही किया था। भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में कितनी थी, तो लगभग 243 किलोग्राम तेल के बराबर ऊर्जा की खपत है। तो इसका सही उत्तर का हो जाएगा सी नंबर है। प्रश्न काल के दौरान विकल्प सी सही उत्तर था। भारत में प्रति व्यक्ति विद्युत की खपत वर्ष 2023-24 से में बढ़कर 1395 किलोवाट हो गई है। अगर बात की जाए कि 2023-24 में यह जो खपत है, ऊर्जा की खपत यानी कि विद्युत की खपत यह कितनी है प्रति व्यक्ति, तो 1395 किलोवाट हो गई है, जो वर्ष 2013-14 में 957 किलोवाट से 45.8% वृद्धि को दर्शाती है। यानी कि 2013-14 में कितनी थी, तो 957 किलोवाट है। इंडिया एनर्जी सिनारियो 2023-24 के अनुसार वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति अंतिम ऊर्जा खपत 0.43 टन तेल के समतुल्य है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारणों पे विचार करें। यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं और चारों कथन में से पूछ रहा है इन चारों कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन कर रहा है कि कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय, ये कथन आपका बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन कर रहा है कि प्रसारण एवं संवितरण हानियां काफी ज्यादा होती है, ये भी कथन आपका सत्य है। तीसरा है कि राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी, तीसरा कथन भी सत्य है। और चौथा कथन है कि राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को क्रियान्वित किया है, यानी कि चौथा कथन भी सत्य है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की कार्यविधि में कई कमजोरियां हैं तथा उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिनमें प्रबंधीय अकुशलताएं, वित्तीय संसाधनों का अभाव, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भुगतान करने की असमर्थता, व्यापक संचालन व वितरण हानियां आदि सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त राज्यों में कृषि क्षेत्र को बहुत कम कीमत पर बिजली उपलब्ध कराई जाती है, जिससे आर्थिक सहायता का भार बहुत बढ़ जाता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार भारत में संचालन व वितरण हानियां अधिकतर देशों की तुलना में अधिक है। इन हानियों के कई कारण हैं, जैसे बिजली के व्यापक चोरी, कम वोल्टेज पर ऊर्जा की बिक्री, दूर दराज कम आबादी वाले क्षेत्रों में बिजली की व्यवस्था करना तथा वितरण प्रणाली में कम निवेश इत्यादि। नेक्स्ट अगला प्रश्न कि निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है। यहाँ पे सौर ऊर्जा की बात कर रहा है कि निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य है जो भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है। तो सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन राजस्थान के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, राजस्थान के द्वारा। दिए गए राज्यों में से राजस्थान राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है। नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2024-25 के अनुसार 31 दिसंबर 2024 की स्थिति के अनुसार संचयी और ऊर्जा की संस्थापित क्षमता के संदर्भ में राजस्थान शीर्ष पर है। यानी कि वर्तमान स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो भी राजस्थान सौर ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान है। इसमें देखते हैं लोग कि राजस्थान के पास कितना यानी कि कितने मेगावाट क्षमता है सौर ऊर्जा का।
तो राजस्थान राजस्थान की बात की जाए तो इसके पास संस्थापित क्षमता कितनी है, तो लगभग ये 26,489.65 मेगावाट है। उसके बाद है कर्नाटक, कर्नाटक के पास 8,986.94 मेगावाट है। उसके बाद है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद 4,730.27 मेगावाट है। तेलंगाना, तेलंगाना के पास 4,842.10 मेगावाट है। नेक्स्ट है कि सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है। जो सौर ऊर्जा प्राप्त होती है वह किससे प्राप्त की जाती है, तो सूर्य से इसे प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है, सूर्य से सौर ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्य के अभ्यंतर में नाभिकीय संलयन के कारण ही लगातार विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती रहती है। अर्थात नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य के केंद्र यानी कि कोर में ऊर्जा की मुक्ति या उत्सर्जन होता है। इससे ऊर्जा का अंतरिक्ष में सब दिशाओं में विकिरण होता रहता है। पृथ्वी और अन्य ग्रहों को इससे ऊर्जा का एक छोटा सा भाग ही मिलता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है। तो सौर ऊर्जा, जो सौर ऊर्जा है यह वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है। सौर ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है। अन्य सभी ऊर्जा के स्रोत सीमित है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न की कैगा क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है। तो कैगा यह मंगलुरु के निकट है। यहाँ न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। और कैगा की बात की जाए तो यह किस राज्य में स्थित है, तो यह कर्नाटक के राज्य में स्थित है। कैगा परमाणु शक्ति संयंत्र भारत के कर्नाटक के राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले के कैगा ग्राम के समीप काली नदी के किनारे स्थित नाभिकीय विद्युत संयंत्र है। जो कैगा है यह किस नदी के किनारे अवस्थित है, यह काली नदी के किनारे अवस्थित है। यह वर्ष 2000 से क्रियाशील है। इसका संचालन भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग यानी कि ओएनजीसी कब स्थापित हुआ था। ओएनजीसी की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1955 में, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इसका सही उत्तर आप लिख लेंगे। अगर आपके पास बुक है तो 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। वर्ष 1955 में ओएनजीसी की स्थापना तेल एवं प्राकृतिक गैस निदेशालय के रूप में की गई थी। कब की गई थी, तो 1955 ईस्वी में। अगस्त 1956 में इसका नाम बदलकर तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कर दिया गया। भारत में तेल की खोज और उसके उत्पादन को व्यापक और व्यवस्थित रूप देने में ओएनजीसी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। फरवरी 1994 में ओएनजीसी को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत एक सीमित कंपनी के रूप में पुनर्गठित किया गया। वर्ष 1997 में इसे नवरत्न तथा वर्ष 2010 में महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो ओएनजीसी कंपनी है इसे नवरत्न का दर्जा कब मिला था, तो इसे नवरत्न का दर्जा 1997 में मिला था। कब मिला था, 1997 में। और वही बात की जाए कि इससे कंपनी को महारत्न का दर्जा कब मिला था, तो महारत्न का जो दर्जा था वह 2010 में मिला था। अगर बात की जाए कि ओएनजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका सही फुल फॉर्म होता है। उसके बाद अगला चैप्टर है उद्योग से प्रश्न पूछे गए, जिसमें पहला टॉपिक दिया गया लौह एवं इस्पात उद्योग। लौह एवं इस्पात उद्योग पहला प्रश्न कराए कि भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट में से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग के ऐसे अवस्थिति स्थित्यांतरण का प्रमुख कारण क्या है, तो इसके अगर प्रमुख कारण की बात की जाए तो गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। गोवा एवं मध्य प्रदेश में स्थित उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों की निकटता के साथ ही इस्पात निर्यात के लिए बंदरगाहों की उपस्थिति तथा विनिर्माण हेतु उसी क्षेत्र में लौह की खपत पश्चिमी तट के निकट लौह संयंत्रों की स्थापना का मुख्य कारण है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है, तो जो यह टिस्को संयंत्र है यह टाटा नगर के नजदीक स्थित है। किसके नजदीक स्थित है, तो यह टाटा नगर के नजदीक स्थित है। टिस्को कंपनी की अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इसका फुल फॉर्म होता है। टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है। टाटा नगर यानी कि जमशेदपुर, यह जो टाटा नगर है यह कहाँ पे, तो जमशेदपुर स्थित इस संयंत्र की स्थापना वर्ष 1907 यानी कि जो टिस्को कंपनी की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1907 में की गई थी। अब इसे टाटा स्टील लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इस कंपनी को किस
नाम से जाना जाता है? तो टाटा स्टील लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, वही प्रश्न पूछ रहा है कि इसकी स्थापना कब की गई थी? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई जिससे यह भारत में पहली बड़े पैमाने पर स्टील उत्पादक बन गई? तो जो टिस्को कंपनी थी इसकी स्थापना 1907 में की गई थी। कब की गई थी इसकी स्थापना? 1907 में टिस्को कंपनी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है कि टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति होती है। तो जो लौह अयस्क की पूर्ति होती है या टाटा जो टिस्को कंपनी है इसमें 2 स्थानों से होती है। पहला है मयूरभंज और दूसरा हो जाएगा सिंहभूम में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की आपूर्ति झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित नोआमंडी तथा उड़ीसा के मयूरभंज जिले में गुरु महिसानी खान से होती है। कहाँ से होती है? तो सिंहभूम जिले में स्थित नोआमुंडी से तथा उड़ीसा में मयूरभंज जिले में गुरु महिसानी खान से इसकी लौह अयस्क की आपूर्ति की जाती है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न की भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है। तो जो भद्रावती इस्पात है यह भद्रा नदी पर स्थित है। भद्रावती इस्पात केंद्र भद्रावती नदी पर स्थित है। भद्रावती इस्पात केंद्र कर्नाटक राज्य में बाबा बुदन पहाड़ी से निकला यानी कि बाबा बुदन रेंज के समीप भद्रा नदी पर स्थित है। बाबा बुदन श्रृंखला की पहाड़ी से लोहा, मैग्नीज और चूना पत्थर आदि खनिज प्राप्त किए जाते हैं। उसके बाद ये अगला टॉपिक है विविध यानी कि उद्योग में विविध चैप्टर दिया गया है, जिसमें सबसे पहला प्रश्न कर रहा है कि भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ के भारतीय सीमेंट उद्योग के बारे में प्रश्न पूछा गया। पहला कथन कर रहा है कि भारत का लगभग 87% सीमेंट उद्योग राजस्थान और आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ प्रमुख राज्यों में केंद्रित है। तो ये पहला कथन सत्य है, यानी कि भारत का जो लगभग 87% सीमेंट उद्योग है वह राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ प्रमुख राज्यों में केंद्रित है। दूसरा कथन है कि भारत दुनिया में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये कथन आपका गलत है। भारत जो है यह दुनिया में दूसरा स्थान रखता है। चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। और तीसरा कथन कर रहा है कि भारत में अधिकांशतः सीमेंट संयंत्र कच्चा माल के स्रोतों से दूर है। ये भी कथन गलत है, क्योंकि कोई भी सीमेंट फैक्ट्री अगर या कंपनी लगाई जाती है तो वो कच्चा माल के स्रोतों के नजदीक लगाई जाती है और निर्यात का समर्थन करने के लिए बंदरगाहों के पास स्थित है। ये भी कथन आपका गलत है, यानी कि 2 और 3 कथन गलत है और कथन 1 सही है। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर, यानी कि इसमें सही कथन का बात कर रहा है, तो सही कथन क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि केवल पहला कथन ही सत्य है। अधिकांश सीमेंट संयंत्र कच्चे माल यानी कि विशेषकर चूना पत्थर, जो सीमेंट में कच्चा माल का प्रयोग किया जाता है वह क्या होता है? विशेषकर तो वह चूना पत्थर होता है। कच्चे माल के स्रोतों के निकट स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो यह निकट स्थित है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार लगभग 87% सीमेंट उद्योग राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मेघालय और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ चुनिंदा राज्यों में केंद्रित है। भारत अभी भी चीन के बाद विश्व का दूसरा कौन सा स्थान है? तो दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक बना हुआ है। अतः दिए गए विकल्पों में केवल कथन 1 सत्य है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न की तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तो तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कोयम्बटूर में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाया जाता है? कोयम्बटूर में। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने हैं। 31 अक्टूबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। उसके बाद महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश का स्थान, यानी कि दूसरा स्थान किसका है? तो महाराष्ट्र का, और तीसरा स्थान किसका है? तो आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में अधिक सूती मिले हैं? तो यहाँ पे अगर तमिलनाडु ऑप्शन रहता तो तमिलनाडु होता, लेकिन यहाँ पे महाराष्ट्र दिया गया है। तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक, यानी कि इन ऑप्शनों के हिसाब से देखा जाए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। भारत में किस राज्य में सबसे अधिक सूती मिले हैं? तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक सूती मिले हैं। नेक्स्ट है अगला प्रश्न की विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ? तो जब भारत का विभाजन हुआ 1947 में, तो उस समय यानी कि जो पूर्वी पाकिस्तान था, बांग्लादेश में जो जूट उद्योग था वह चला गया। तो इसका यानी कि कौन सा उद्योग प्रभावित हुआ था? तो जूट तथा रुई उद्योग। विभाजन के बाद जूट तथा रुई उद्योग बुरी तरह भारत का प्रभावित हुआ था।
वर्ष 1947 से 47 में भारत के विभाजन से जूट उद्योग को क्षति पहुंची, क्योंकि अधिकांश जूट उत्पादन क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश में रह गया। फलस्वरूप जूट उद्योग के समक्ष कच्चे माल की समस्या उत्पन्न हो गई। दूसरी तरफ सूती वस्त्र की अधिकांश मिलें मुंबई अहमदाबाद में बनी थे, यानी कि जितनी सूती वस्त्र की मिलें थी वह कहाँ पे बनाई गई थी, तो मुंबई में या अहमदाबाद यानी कि गुजरात भारत में बनाई गई थी, यानी कि पश्चिमी क्षेत्र में। और जो उत्पादन होता था जूट या रुई का वह किस तरफ होता था, तो पूरब की तरफ में। जबकि कपास उत्पादक लगभग 40% क्षेत्र पश्चिमी पाकिस्तान यानी कि वर्तमान पाकिस्तान में चला गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न कि भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं, तो सबसे अधिक सर्वाधिक लोग किस उद्योग में कार्यरत हैं, तो कपड़ा उद्योग में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कपड़ा उद्योग इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक लोग कपड़ा उद्योग में कार्यरत हैं। कपड़ा उद्योग हमारे प्रमुख उद्योगों में सबसे पुराना तथा सुदृढ़ रूप से स्थापित उद्योग है। वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्टें 2024-25 के अनुसार यह उद्योग देश के लगभग 4.5 करोड़ यानी कि 45 मिलियन लोग के अप्रत्यक्ष रोजगार तथा प्रत्यक्ष रोजगार तथा अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 10 करोड़ यानी कि 100 मिलियन लोगों की आजीविका का स्रोत है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि भारत में सबसे प्राचीन वृहद स्तरीय उद्योग है। सबसे प्राचीन वृहद स्तरीय उद्योग कौन सा है, तो यह कपास हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कपास इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का वस्त्र उद्योग मुख्यतः कपास यानी कि कॉटन पर ही आधारित रहा है। कपड़ा उद्योग भारत का सबसे प्राचीन एवं वृहद उद्योग है। वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार इस क्षेत्र ने प्रत्यक्ष रूप से लगभग 4.5 करोड़ यानी कि 45 मिलियन लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है। अप्रत्यक्ष तौर पर यह क्षेत्र लगभग 10 करोड़ यानी कि 100 मिलियन लोगों की आजीविका का स्रोत भी है। नेक्स्ट अगला प्रश्न की कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वे क्या है, तो भार ह्रास मूलक है। जो कपास उद्योग है वह जिन कच्चों मालों पर आश्रित होते हैं वे क्या होते हैं, तो वह भार ह्रास मूलक होते हैं। कपास उद्योग यानी कि कॉटन इंडस्ट्री में प्रयुक्त आगत कपास ऊन आदि भार हरासे मूलक प्रकृति के होते हैं। इन कच्चे मालों का प्रारंभिक अवस्था में भार अधिक होता है तथा इनके भार में निश्चित अवधि तक कमी आती है। इस अवधि के पश्चात ये अपने मूल स्वरूप में आते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग का केंद्र, यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से पूछ रहा है कि इन 4 ऑप्शनों में से 4 स्थानों में से कौन सा जो स्थान है वह वस्त्र उद्योग का केंद्र है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भीलवाड़ा जो है यह वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। दिए गए विकल्पों में भीलवाड़ा वस्त्र उद्योग का केंद्र है। ध्यातव्य है कि भीलवाड़ा राजस्थान राज्य का एक शहर है। जो भीलवाड़ा है यह किस राज्य में अवस्थित है, तो यह राजस्थान राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट है मूरी जाना जाता है, तो मूरी जो है यह एक स्थान है, यहाँ पे एल्युमिनियम प्लांट है। और जो यह मूरी है, मूरी किस लिए जाना जाता है, तो यह एल्यूमिना प्लांट हेतु के लिए जाना जाता है, यानी कि एल्युमिनियम प्लांट के लिए मूरी को जाना जाता है। मूरी जो है यह झारखंड में स्थित है। मूरी झारखंड में हिंडाल्को द्वारा एल्यूमिना शोधन संयंत्र स्थापित किया गया है। यहाँ का प्रमुख उद्योग एल्युमिनियम उद्योग है, यानी कि मूरी को किस लिए जाना जाता है, तो एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है कि कौन सा प्रमुख उद्योग मूरी में स्थापित है। फिर से वही प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा प्रमुख उद्योग मूरी में स्थापित है, तो एल्युमिनियम उद्योग को मूरी में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था, तो यह जो भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र था यह सिंदरी में लगा था। कहाँ लगा था, सिंदरी में लगा था। यानी कि जब प्रश्न पूछा गया था तो उस हिसाब से बिहार और झारखंड एक ही में शामिल थे, तो यह जो सिंदरी है यह अभी वर्तमान में झारखंड में चला गया है। और जो इसकी स्थापना हुई थी कब की गई थी, तो 1951 में की गई थी। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम उर्वरक संयंत्र वर्ष 1951 में बिहार यानी कि वर्तमान झारखंड के सिंदरी में स्थापित किया गया था। कहाँ पे स्थापित किया गया था, तो सिंदरी में स्थापित किया गया था। इसके बाद नांगल यानी कि पंजाब उर्वरक संयंत्र स्थापित हुआ था। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र वर्ष 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में लगाया गया था। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कब लगाया गया था, तो 1906 में लगाया गया था। और कहाँ पे, तो रानीपेट तमिलनाडु में लगाया गया था। यदि दिए गए विकल्पों में प्रथम उर्वरक संयंत्र का चुनाव करना हो तो सही उत्तर विकल्प क्या हो जाएगा, इसका बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि सिंदरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि इस ऑप्शन में आपको रानीपेट कहीं नहीं दिख रहा है, तो रानीपेट से पहले भी रानीपेट के बाद सिंदरी दिख रहा है, तो सिंदरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न की अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है, तो नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है, तो यह अखबारी कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है।
नेपा नगर जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में है। नेपा नगर ये मध्य प्रदेश राज्य के बुरहानपुर जिले में स्थित एक औद्योगिक नगर है जो अखबारी कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अगला प्रश्न की छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से उपलब्ध है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से चूना पत्थर उपलब्ध है, इसलिए यहाँ पे सीमेंट उद्योग को विकसित किया गया है। किसी भी राज्य में अगर सीमेंट उद्योग स्थापित किया जा रहा है तो वहाँ पे एक अधिकतर ये संभावना रहता है कि चूना पत्थर आसपास यानी कि नजदीकी स्रोत में मिल जाता है, इसीलिए सीमेंट उद्योग विकसित किए जाते हैं। आधारभूत उद्योगों में लौह इस्पात के पश्चात राज्य में सीमेंट उद्योग का स्थान है। राज्य में चूना पत्थर के कारण सीमेंट उद्योग का पर्याप्त विकास हुआ है। राज्य में प्रथम सीमेंट कारखाना एसीसी द्वारा वर्ष 1965 में दुर्ग के जामुल नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्य में प्रथम सीमेंट कारखाना एसीसी के द्वारा वर्ष 1965 में दुर्ग के जामुल नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न कि निम्नलिखित स्थानों को उद्योगों से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ दिया गया स्थान और दूसरी तरफ वह जो स्थान है किससे संबंधित है यानी कि किस लिए प्रसिद्ध है। तो बेंगलुरु की बात की जाए तो बेंगलुरु हो जाएगा। यह किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो यह वायुयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कोरबा की बात की जाए तो कोरबा यह एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जमशेदपुर यह लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। और मलाजखंड यह तांबा उत्पादन यानी कि तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। सही सुमेलन इस प्रकार है यानी कि सही सुमेल इस प्रकार है। बंगलुरु जो है यह किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? यह वायुयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कोरबा एल्युमिनियम में उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जमशेदपुर लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। मलाजखंड यह तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न की भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे 3 कथन दिए गए और इन 3 कथनों में से पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। पहला कथन कर रहा है कि उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यह आपका पहला उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो पहला कथन यानी कि 2023 का जब प्रश्न पूछा गया था तो उस हिसाब से पहला कथन सही हो जाएगा। लेकिन वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो वर्तमान स्थिति में उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा नहीं जबकि पहला स्थान रखता है। चीनी के उत्पादक में पहला स्थान वर्तमान स्थिति में पहला आपका किसका हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। उसके बाद दूसरा कथन कर रहा है कि यह वजन कम करने वाला उद्योग है। तो यह दूसरा कथन भी सत्य हो जाएगा यानी कि जो चीनी उद्योग होता है यह वजन कम करने वाला उद्योग होता है। तीसरा कथन है कि महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है। क्वेश्चन के हिसाब से यह कथन सत्य है लेकिन वर्तमान स्थिति में इसका स्थान दूसरा है। वर्तमान स्थिति में इसका स्थान कौन सा है? तो दूसरा हो जाएगा। 2020 में प्रश्न पूछा गया था तो उस हिसाब से अगर उत्तर की बात करें तो उपरोक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान विकल्प डी सही उत्तर था। चीनी उद्योग एक भार हरासे उद्योग का उदाहरण है। वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। वर्तमान स्थिति में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है। इससे संदर्भ में महाराष्ट्र तथा कर्नाटक क्रमशः दूसरे तथा तीसरे स्थान पर स्थित है। महाराष्ट्र का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। और कर्नाटक का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है चीनी उत्पादक में। नेक्स्ट है अगला प्रश्न की भारत में कोर उद्योग क्या है? तो भारत में कोल उद्योग है वह विद्युत भी है, पेट्रोलियम पदार्थ भी है और कोयला भी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि भारत में जो कोल उद्योग है कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम पदार्थ है, ये 3 हो जाएंगे। 8 उद्योग यानी कि जो कोल उद्योग के अंतर्गत रखा जाता है उसमें 8 उद्योग आते हैं। कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, परिशोधन उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और विद्युत को मुख्य उद्योग यानी कि कोर सेक्टर कहा जाता है। ये जो दिया गया ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछ देता है इनमें से कौन सा कोर सेक्टर के अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद अगला चैप्टर है परिवहन, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है यानी कि सड़क परिवहन के बारे में प्रश्न पूछा गया है। जिसमें सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि 31 अक्टूबर 2024 तक भारत माला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई थी? तो राजस्थान, इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। कभी कभी एग्जाम में भारत माला परियोजना से भी प्रश्न पूछ देता है कि भारत माला परियोजना क्या है, तो इसका संबंध सड़क से हो जाएगा। भारत माला परियोजना का संबंध किससे हो जाएगा? तो सड़क से इसका संबंध हो जाएगा। 31 अक्टूबर 2024 तक भारत माला परियोजना के अंतर्गत सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई राजस्थान कितना किलोमीटर? तो लगभग 2241 किलोमीटर में थे। जो उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश में 1854 किलोमीटर और महाराष्ट्र में 1837 किलोमीटर दोनों से अधिक है। अक्टूबर 2025 तक भारत माला परियोजना के तहत कुल 21,351 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है। इस परियोजना के तहत निर्मित सड़कों की कुल लंबाई की दृष्टि से शीर्ष 3 राज्य क्रमशः यानी कि प्रथम स्थान
राजस्थान का है, दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का और तीसरा स्थान है महाराष्ट्र का है। पहला स्थान किसका है तो राजस्थान, दूसरा स्थान किसका है तो उत्तर प्रदेश और तीसरा स्थान है महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न की भारतमाला परियोजना। देखिए अभी हम बोले हैं और यहाँ से प्रश्न पूछ भी दिया गया है कि भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से संबंधित है। तो जो भारतमाला परियोजना है इसका संबंध सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से हो जाएगा। भारतमाला परियोजना भारत के सड़क के आधारभूत संरचना से संबंधित है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण उन्नयन हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग छत्रक कार्यक्रम है। केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने भारतमाला परियोजना चरण 1 को अक्टूबर 2017 में मंजूरी प्रदान की थी। इसकी अनुमानित अवधि 5 वर्ष है, यानी कि इसका अवधि की बात की जाए चरण प्रथम का तो 5 वर्ष 2017-18 से लेकर 2021-22 तक है। भारतमाला परियोजना के द्वितीय चरण यानी कि फेज 2 की घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी और जो वर्तमान में चल रहा है वह भारतमाला परियोजना का द्वितीय चरण ही चल रहा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न की भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है और उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है। तो 2001 में प्रश्न पूछा गया है, तो इस हिसाब से भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 64 है और उनकी लंबाई कितनी है तो लगभग 40,000 किलोमीटर है। कितने 40,000 किलोमीटर है। प्रश्नकाल के संदर्भ में विकल्प डी सही उत्तर था। 31 दिसंबर 2024 की स्थिति के अनुसार भारत में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की अनुमानित लंबाई लगभग 1,46,195 किलोमीटर कितनी है, या जो 40,000 से बढ़कर कितनी हो गई है 1,46,195 किलोमीटर हो गई है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न की स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। तो जो स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध है इसका संबंध है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से। इसका संबंध किस हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना दिल्ली मुंबई कोलकाता और चेन्नई को जोड़ती है, जिसकी कुल लंबाई 5,846 किलोमीटर है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है यकीन राज्यों को जोड़ती है, तो दिल्ली मुंबई कोलकाता और चेन्नई, और इसकी कुल कितनी लंबाई है तो 5,846 किलोमीटर है। और बात की जाए कि उत्तर दक्षिण जो गलियारा है यकीन 2 राज्यों को जोड़ता है, तो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। कई बार यहाँ से भी प्रश्न बनता है। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि पूर्व पश्चिम गलियारा यह किससे 2 राज्यों को जोड़ता है, तो सिलचर यानी कि असम में सिलचर है और पोरबंदर गुजरात में है। सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन से 2 चरम स्थान पूर्व पश्चिमी गलियारे से जुड़ते हैं। अभी प्रश्न यानी कि व्याख्या में हम लोग देखें अगर इस पे प्रश्न पूछ भी दिया गया है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिलचर और पोरबंदर को या पूर्वी पश्चिमी गलियारा एक दूसरे को जोड़ते हैं। पूर्व पश्चिमी गलियारा सिलचर कहाँ पे तो यह असम में तथा पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। पूर्व पश्चिमी गलियारा तथा उत्तर दक्षिण गलियारा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित किए गए हैं। किसके अंतर्गत निर्मित किए गए हैं तो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित किए गए हैं। उसके बाद ही अगला प्रश्न है कि भारत का 40% सड़क परिवहन होता है, तो किस मार्ग से होता है भारत का 40% सड़क परिवहन, तो राष्ट्रीय राजमार्ग से। इसका सही तरीका हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग। 31 मार्च 2019 तक राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1,32,499 किलोमीटर है। और जो डाटा दिया गया है 31 मार्च 2019 तक का डाटा दिया गया है, जो देश के कुल सड़कों की लंबाई का मात्र 2.09% है, किंतु संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का लगभग 40% यातायात राष्ट्रीय राजमार्गों द्वारा संपन्न होता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार देश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई लगभग 1,46,195 किलोमीटर है। ये जो लाइन है और यह जो डाटा है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह जो रिपोर्ट दिया गया है 2024-25 के अनुसार दिया गया है। तो देश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है 2024-25 के रिपोर्ट के अनुसार तो 1,46,195 किलोमीटर है। उसके बाद अगला टॉपिक है रेल परिवहन, जिसमें सबसे पहला प्रश्न कर है कि भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था, तो कब तैयार हुआ था तो 1853 में। भारत में सबसे पहले 1853
1853 ईस्वी में रेल मार्ग तैयार हुआ था। भारत में लॉर्ड डलहौजी के काल में सर्वप्रथम रेल मार्ग 1853 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ, जिस पर 16 अप्रैल 1853 को मुंबई तत्कालीन बॉम्बे से थाने के बीच पहली ट्रेनें चलाई गई थी। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो ट्रेन चलाई गई थी 1853 को, यह कहां से कहां के बीच में चलाई गई थी, तो थाने से मुंबई, यानी कि थाने से मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। और इस समय भारत में यानी कि किसका शासन व्यवस्था था, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेल की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है अगला प्रश्न की बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है। तो जो बड़ी लाइन होती है उनकी दो पटरियों के बीच की दूरी की बात की जाए तो यह 5.5 फीट होती है। कितनी होती है? 5.5 फीट होती है। रेल मार्गों को चौड़ाई यानी कि पटरियों के मध्य दूरी की दृष्टि से कितने भागों में, तो 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला होता है मीटर गेज। इसमें जो होता है यानी कि मीटर गेज में दोनों पटरियों के मध्य 1 मीटर की दूरी होती है। यह जो प्रश्न दिया गया यहाँ से ऐसे ही प्रश्न बनता है कि मीटर गेज में दोनों पटरियों के मध्य कितनी दूरी होती है, तो 1 मीटर की दूरी होती है। दूसरा प्रकार है कि चौड़ी या बड़ी लाइन दोनों पटरियों के मध्य 1.676 मीटर या 1676 मिलीमीटर या 5.5 फीट की दूरी होती है। छोटी लाइन की बात की जाए तो दोनों पटरियों के मध्य 762 मिलीमीटर या 610 मिलीमीटर की दूरी होती है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न की रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। जो यानी कि रेलवे जोन है यह हाजीपुर किस राज्य में स्थित है, तो यह बिहार में स्थित है। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर यह बिहार में स्थित है। वर्तमान में भारतीय रेलवे को 17 जोनों यानी कि मुख्यालयों में बांटा गया। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में भारतीय रेलवे को कितने जोनों में बांटा गया है, तो 17 जोनों में बांटा गया है। इसमें एकमात्र पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के हाजीपुर में है। हाजीपुर मुख्यालय ने 1 अक्टूबर 2002 से सुचारू रूप से कार्य करना प्रारंभ किया। जो यह हाजीपुर मुख्यालय यह कब से अपना कार्य प्रारंभ किया है, तो 1 अक्टूबर 2002 से सुचारू रूप से कार्य करना प्रारंभ किया है। फरवरी 2019 में 18वें जोन के रूप में दक्षिण तटीय रेलवे यानी कि विशाखापत्तनम के गठन की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न की निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, इन ऑप्शनों में से चूज करना है कि इन ऑप्शनों में से कौन सी ट्रेन है जो सबसे अधिकतम दूरी तय करती है। तो त्रिवेंद्रम सेंट्रल है, यह 12,431 किलोमीटर की दूरी तय करती है। त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम सेंट्रल राजधानी यात्री ट्रेन यानी कि ट्रेन संख्या यहाँ पे ट्रेन संख्या दिया गया है। ट्रेन संख्या 12,431 से अधिकतम दूरी तय करती है। यह लगभग 3,149 किलोमीटर दूरी तय करती है। जो ऑप्शन क्वेश्चन में दिया गया है यह ट्रेन संख्या था, ये किलोमीटर नहीं था। तो यह जो ट्रेन है कि 12,431 जो ट्रेन है त्रिवेंद्रम सेंट्रल राजधानी ट्रेन, यह कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 3,149 किलोमीटर दूरी तय करती है। यह तिरुवनंतपुरम सेंट्रल से हजरत निजामुद्दीन के बीच चलती है। जबकि डिब्रूगढ़ टाउन है यह 2459 किलोमीटर और बंगलुरु राजधानी यह 2,365 किलोमीटर तथा चेन्नई सेंट्रल यह 2,175 किलोमीटर की दूरी तय करती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कोंकण रेल जिन राज्यों से गुजरती है वे है, यानी कि जो यह कोंकण रेल है यह किन किन राज्यों के मध्य चलती है, तो महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक के मध्य कोंकण रेल गुजरती है। कोंकण रेल महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक राज्यों से गुजरती है। यह महाराष्ट्र के रोहा स्टेशन से प्रारंभ होकर गोवा के मडगांव से गुजरते हुए कर्नाटक के मंगलुरु स्टेशन पर समाप्त होती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 741 किलोमीटर है। यानी कि यह कितनी दूरी तय करती है, तो 741 किलोमीटर की दूरी तय करती है। नेक्स्ट अगला टॉपिक है नौ या वायु परिवहन, जिसमें सबसे पहला प्रश्न कर रहा है कि रूपसी हवाई अड्डा कौन सा हवाई अड्डा है, तो रूपसी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो जो रूपसी हवाई अड्डा है यह असम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? असम में स्थित है। रूपसी हवाई अड्डा असम के कोकराझार जिले में स्थित है। इसका संचालन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि AAI भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो AAI के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न की पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है, कौन सा बंदरगाह है, तो पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो यह ओडिशा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ओडिशा में स्थित है। पारादीप बंदरगाह का विकास मुख्यतः लौह अयस्क के निर्यात हेतु ओडिशा के तट के पास किया गया था। यहाँ से लौह अयस्क सहित विभिन्न माल का आयात या निर्यात किया जाता है।
नेक्स्ट है मर्मुगांव। मर्मुगांव पतन स्थित है, तो मर्मुगांव जो पतन है यह गोवा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गोवा में स्थित है। मर्मुगांव पतन जुआरी नदी के मुहाने पर गोवा राज्य में स्थित है। यह किस नदी के मुहाने पर है? तो जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न की भारत है। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला? ये थोड़ा सा करंट अफेयर से क्वेश्चन रिलेटेड है, अभी स्टैटिक बन गया होगा। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो इसे स्थापित महाराष्ट्र में किया जाने वाला था। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किए जाने का निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 फरवरी 2020 को लिया। यह बंदरगाह महाराष्ट्र के दहानू के निकट वदावन में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? तो महाराष्ट्र के दहानू के निकट वदावन में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न की राष्ट्रीय जलमार्ग 1 राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है। तो जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है यह किस स्थान से किसको जोड़ता है? तो हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है। हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ने वाला जलमार्ग कौन सा है? तो यह जलमार्ग पहला है, यानी कि जलमार्ग 1 है। गंगा भागीरथी हुगली नदी जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है। अगर इसकी रूट की बात की जाए तो गंगा भागीरथी हुगली नदी जो जलमार्ग है यह राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है। यह प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद से हल्दिया तक है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न की जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी यानी कि JNPA नवी मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? यह नवी मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। यह भारत का प्रमुख कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट है। वर्तमान में JNPA 5 कंटेनर टर्मिनलों का संचालन करता है। नाहवा सेवा फ्री पोर्ट टर्मिनल, नाहवा सेवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, APM टर्मिनल, नेहवा सेवा इंडिया गेटवे टर्मिनल और भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित बंदरगाह में से कौन सा आकृति में बंदरगाह है? यानी कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, इन 4 ऑप्शनों से हमें चूज करना है कि कौन सा जो बंदरगाह है वह आकृति में बंदरगाह है। तो जो चेन्नई बंदरगाह है यह कृत्रिम रूप से बनाया गया बंदरगाह है। प्रश्नगत भारतीय बंदरगाहों में चेन्नई है यह कृत्रिम में बंदरगाह है। इसका वाणिज्यिक संचालन 1881 में प्रारंभ हुआ था। यह भारत के प्रमुख बंदरगाहों में तीसरा सबसे पुराना बंदरगाह है। यह कौन सा है? तो यह तीसरा सबसे पुराना बंदरगाह है। मर्मुगांव मुंबई और कोची प्राकृतिक बंदरगाह। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो मर्मुगांव और ये मुंबई और कोची ये तीनों जो बंदरगाह हैं ये प्राकृतिक के बंदरगाह हैं। नेक्स्ट है अगला प्रश्न की कांडला पोर्ट का परिवर्तित नाम है। यानी कि जो कांडला पोर्ट है इसका नाम क्या परिवर्तित करके रखा गया है? तो इसका नाम है दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया। और यह कहाँ पे स्थित है? तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। कांडला बंदरगाह भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित बंदरगाह है। यह देश के 12 प्रमुख बंदरगाहों में शामिल है, जिसका नाम परिवर्तित करके दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया है। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो कांडला बंदरगाह है यह किस प्रकार का बंदरगाह है? तो यह एक प्रकार का ज्वारीय बंदरगाह है। साथ ही कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र भारत का सबसे पहला मुक्त व्यापार क्षेत्र है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न की भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। ये जो क्वेश्चन है बिना मैपिंग का बन ही नहीं सकता है कि यहाँ पे जो बंदरगाह दिए हैं यहाँ इसे सजाना है किस तरह से? तो उत्तर से दक्षिण की दिशा में सजाना है। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा? तो सबसे पहला आ जाएगा विशाखापट्टनम के बाद आ जाएगा काकीनाडा के बाद मछलीपट्टनम के बाद नागपट्टनम। यानी कि इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण की दिशा में व्यवस्थित है। भारत के बंदरगाहों का उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थापन इस प्रकार है। विशाखापट्टनम, उसके बाद काकीनाडा के बाद मछलीपट्टनम के बाद नागपट्टनम में। नेक्स्ट है अगला टॉपिक है विविध से प्रश्न देखते हैं लोग, जिसमें सबसे पहला प्रश्न कर रहा है कि वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। यह जो क्वेश्चन है थोड़ा सा विवादास्पद प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पे अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पे अवस्थित है नाथुला दर्रा है, ये सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित है। लेकिन यहाँ पे स्टैटिक पर्सन्स के अगर हिसाब से देखा जाए तो उसका नाम दूसरा हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में नाथुला सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। कौन सा जो दर्रा है सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित है या सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित है? यह नाथुला सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित है। नाथुला दर्रा की ऊंचाई लगभग 14,140 फीट या
4,310 मीटर है। जोजिला दर्रा इसकी ऊंचाई लगभग 11,650 फीट है। रोहतांग दर्रा की ऊंचाई लगभग 13,051 फीट है, या इसे मीटर में देखा जाए तो 3,978 मीटर है। तथा खैबर दर्रा की ऊंचाई लगभग 3,510 फीट है। परंतु भारत का सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित दर्रा यांगजी दीवान है। ये जो स्टैटिक पोर्शन है, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा बिगड़ गया है कि भारत का सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित दर्रा कौन सा है, तो यांगजी दीवान है, जिसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो यह 5,890 मीटर कितना है, 5,890 मीटर इसकी ऊंचाई है। चूंकि विकल्प में उपरोक्त में से कोई भी नहीं है तथा इस प्रश्न का सही विकल्प ई होगा, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न की भारत वर्ष में सर्वप्रथम में दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो अगर बात किया जाए कि भारत में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव 1882 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1882 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव 1882 ईस्वी में हुआ था। 1881 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार इंग्लैंड स्थित ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड को कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, कराची और अहमदाबाद में टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का लाइसेंस प्रदान किया था। नेक्स्ट है अगला प्रश्न की कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया था। तो द्रुत डाक सेवा का आरंभ भारतीय डाक विभाग के द्वारा 1986 में किया गया। कब किया गया, 1986 ईस्वी में। भारतीय डाक विभाग द्वारा द्रुत डाक सेवा यानी कि स्पीड पोस्ट 1 अगस्त 1986 को प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न की भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है। तो इसे भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा बनाया जाता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र बनाए जाते हैं। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्य करता है, यानी कि जो यह भारतीय सर्वेक्षण विभाग है यह किसके अधीन कार्य करता है, तो यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत ये कार्य करता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो इसका मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न की हैदराबाद शहर निम्नलिखित देशों में से किस में स्थित है। तो जो हैदराबाद है यह पाकिस्तान में भी स्थित है और भारत में भी स्थित है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी है। हैदराबाद पाकिस्तान में भी है। इस प्रकार उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प सही होने के कारण सही उत्तर विकल्प ई सही होगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न की काली क्रांति संबंधित है, यानी कि काली क्रांति का संबंध किससे, तो इसका संबंध कच्चा तेल उत्पादन से हो जाएगा। जो कच्चा तेल अगर आप देखे होंगे तो वह काला दिख रहा है, इसलिए इसे काली क्रांति का नाम दिया गया है। काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम या कच्चा तेल के उत्पादन से है। अन्य प्रमुख क्रांतियां तथा उनके उत्पादन इस प्रकार है, यानी कि नीली क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, तो इसका संबंध मत्स्य उत्पादन यानी कि मछली पालन से इसका संबंध हो जाएगा। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। लाल क्रांति का संबंध मांस या टमाटर उत्पादन से है। लाल क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, मांस या टमाटर उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से। और वहीं गुलाबी क्रांति की बात किया जाए तो गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज उत्पादन, मांस से उत्पादन या पोल्ट्री या झींगा उत्पादन से। यानी कि गुलाबी क्रांति के अंतर्गत प्याज उत्पादन, मांस उत्पादन, पोल्ट्री उत्पादन और ये झींगा उत्पादन से इसका संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न की ग्रे क्रांति किससे संबंधित है, कौन सी क्रांति है, तो ग्रे क्रांति इसका संबंध किससे हो जाएगा, तो इसका संबंध उर्वरक से हो जाएगा। ग्रे क्रांति का संबंध किससे है, तो उर्वरक से। ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, जबकि नीली क्रांति मत्स्य पालन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन तथा गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति का संबंध किससे है, तो इसका संबंध आलू उत्पादन से हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न की भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है, तो बेंगलोर को भारत का सिलिकॉन घाटी के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक के बंगलौर या बंगलुरु को भारत की सिलिकॉन घाटी की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न की वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या द्वारा बोली जाती है वह है। अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो हिंदी के बाद सबसे अधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वह मराठी है। क्या हो जाएगा, मराठी। लेकिन रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो इसका सही उत्तर बंगाली हो जाएगा, यानी कि हिंदी के बाद दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली जो भाषा है वह बंगाली है। 2011 की जनगणना के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर भारत में मराठी हिंदी के बाद वक्ताओं की तेलुगु यानी कि 6.7% सबसे अधिक संख्या द्वारा बोली जाती है। भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली प्रथम 7 भाषाएं कौन कौन से, प्रथम 7 भाषाएं हैं हिंदी जो है वह हिंदी जो भाषा है यह कितने प्रतिशत लोगों के द्वारा बोली जाती है भारत में, तो लगभग 43.63% प्रतिशत लोगों के द्वारा हिंदी बोली जाती है। उसके बाद दूसरा स्थान है बंगाली का
बंगाली का स्थान 8.03% है और तीसरा स्थान है मराठी का। तीसरा स्थान किसका है? तो मराठी भाषा का, और इसका प्रतिशत की बात की जाए तो 6.86% है। तेलुगु चौथे स्थान पे है। तेलुगु जो भाषा है उसका स्थान चौथा है 6.70% के साथ है। पांचवें स्थान पे तमिल आता है 5.70% के साथ, और छठे स्थान पे गुजराती का स्थान है 4.58% के साथ, तथा सातवें स्थान पे उर्दू बोली जाती है, और यह कितने प्रतिशत लोगों के द्वारा बोली जाती है? तो लगभग 4.19% के द्वारा। प्रश्न में हिंदी के बाद दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा पूछा गया है, किंतु चारों विकल्पों में बंगाली का नाम उल्लेख नहीं है, अतः चारों में से कोई विकल्प सही नहीं है। नजदीकी सही उत्तर विकल्प ए मराठी हो गई, यानी कि इसका अगर ऑप्शन के साथ जाया जाएगा तो मराठी सही उत्तर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन एक टेक्नोपोलिस है? तो टेक्नोपोलिस से सिलिकॉन वैली, जो सिलिकॉन वैली है यह क्या है? तो यह एक टेक्नोपोलिस है। प्रश्नगत विकल्पों में सिलिकॉन वैली एक टेक्नोपोलिस का उदाहरण है। सिलिकॉन वैली किसका उदाहरण है? तो यह टेक्नोपोलिस का उदाहरण है। वे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो प्रादेशिक संकेंद्रित है, आत्मनिर्भर एवं उच्च विशिष्टता लिए होते हैं, उन्हें टेक्नोपोलिस या प्रौद्योगिक ध्रुव कहा जाता है। सैन फ्रांसिस्को के समीप स्थित सिलिकॉन घाटी, सिएटल के समीप सिलिकॉन वन्य तथा भारत में स्थित सिलिकॉन वैली टेक्नोपोलिस के प्रमुख उदाहरण है। इस प्रकार से हम लोग का जो इंडियन ज्योग्राफी का वीडियो है यह समाप्त, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी का जो हम लोग का PYQ था वह समाप्त होता है। वीडियो इतना लेट इसलिए हो गया था कि आप लोग को तो ग्रुप में मैसेज कर दिए थे कि वाईफाई का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि उसका वायर खराब हो गया था, तो वायर चेंज कराने में हमें टाइम लग गया। अब सही हो गया है और अब उम्मीद करते हैं कि अब कंटिन्यू वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं इसके बाद हम लोग ये साइंस से पोर्शन के साथ।